नमस्कार। मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। चर्चा मैं इस विषय पर करूंगा, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी जो थे सो तो थे ही। आज जांच के भूत से सभी भ्रष्टाचारी इस तरह से भयभीत हैं, इस तरह से डरे हुए हैं कि सभी जो भिन्न भिन्न मत के भिन्न भिन्न राजनीतिक पार्टियों का सभी एकजुट होकर प्राण बचाने के लिए बहते हुए पानी में उस लकड़ी के एक बोटे पर खड़े हैं, जो एक दूसरे के दुश्मन हैं, परंतु अभी सभी एक सूत्र में बंधकर एक ही स्थान पर एक ही सहारा लेकर वो प्राण बचा रहे हैं बाढ़ में डूबने से। एक तरफ विषैला सांप भी है, कबूतर भी है जो उड़ नहीं सकता, एक आदमी भी है, बिच्छू भी है, सभी जहरीले जहरीले। और एक आदमी तो सबसे जहरीला है, उस बोटे पर, उस लकड़ी के बड़े कुंदे पर, टुकड़े पर जो बाढ़ में बहा जा रहा है नदी के प्रवाह में। सभी सकदम है प्राण बचाने के लिए। ये सब भ्रष्टाचारी है। आश्चर्य होता है 1996 से लालू प्रसाद जी के ऊपर चारा घोटाले की जांच चल रही है और जांच चल ही नहीं रही है। लगातार जैसे जैसे फैसले आते रहे वैसे वैसे उन्हें सजा भी मिलती रही है और अब तक 5 केस में उन्हें बाज़ाब्ता जेल की सजा हुई है, नगद की सजा हुई है, सो तो अलग। अब 1996 से जब उन पर मुकदमा चल रहा है, जांच हो रही है, फिर भी लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री बनकर कैसे साहस कर दिया नौकरी के बदले जमीन लिखवाने में। इतना बड़ा दुराचार, इतनी बड़ी साहस, ये ठीक ही कहते हैं, एक बार जो नहीं लेता है तो नहीं लेता है। लालू प्रसाद बहुत सीधे साधे व्यक्ति थे। जब राजनीति में आए तो उन्होंने सच ही कहा था, जो मैं रिश्वत लूं, तो उन्होंने एक कसम खाई थी, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन कैसा हुआ, कैसा बदल गया कि वो जिंदा जिंदा मक्खी निकलने लग गए। और बताइए ना, 1996 से उन पर जांच चल रहा है लगातार, फिर भी उन्होंने, ये कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि उन्होंने छोड़ा नहीं रिश्वत लेना, भ्रष्टाचार करना। तो खैर, आज तो एक प्रतिस्पर्धा में भी उतर आया राजनीतिक दल कि तुम बड़े भ्रष्टाचारी हो कि हम भ्रष्टाचारी बड़े हैं। पहले तो इन सबके सिरमौर या कांग्रेस ही था, जो गांधी मैदान और पटना जंक्शन तक के गिरवी रख दिया गया था जिसका शासनकाल में। तो वो उनको भी मात दे दिया लालू प्रसाद यादव जी ने, और इनको टक्कर देने चले हैं केजरीवाल। केजरीवाल के काले धंधे, शराब नीति का घोटाला। शराब नीति घोटाला क्या है? 5% जो मुनाफे था उसकी राशि बढ़ाकर 13% कर दिया गया। 4% से 13% या 5% से 13%। और बढ़ा हुआ मुनाफा किसको मिलेगा? तो वो डीलर को, होलसेल बड़े बड़े डीलर को। और उस डीलर, ये वो राशि जो मुनाफे की राशि है वो सरकार और जनता को उससे कोई लाभ नहीं। अब उसने क्या किया, वो राशि लेकर क्या होगा, वो जहां 5% मुनाफा मिलता था और 7% अतिरिक्त मुनाफा दिया जा रहा है उनको, तो बाकी 7% उनके हलक में जाने दे देगा आम आदमी पार्टी, या निकाल करके वो शेष 5%, 7% नहीं तो कम से कम 5% तो अपने लिए ले ही लेगा। कहेगा बेटा तुमको 5% पहले मिलता था तो 2% और ले लो और बकिया बचा हुआ 5% हमको दे दो। कितना अच्छा है भ्रष्टाचार का खेल की तकनीक है ये, भ्रष्टाचार करने की। हर कोई ऐसा भ्रष्टाचार के विषय में थोड़ी सोच लेगा कि उसकी आमदनी बढ़ा दो, उससे ले लो। वाह। अब जब जांच हो रही है तो इन जांच को लेकर सभी एकजुट होकर प्रदर्शन करने के लिए उतारू हो गए।
भाई जांच ही नहीं होने देंगे। जब जांच ही नहीं होगा तो तुम पर कार्रवाई कैसे होगी, और तुम राजा हरिश्चंद्र बनकर के निखर के कैसे बाहर आओगे? जांच के बगैर तो तुम्हारे ऊपर कलंक की कालीमा लगी ही रहेगी, लालू प्रसाद जी या केजरीवाल जी। इसलिए जांच तो हो जाने दीजिए, लेकिन नहीं, जांच ही बाधित करते हैं। सीबीआई बुलाते हैं, ईडी वाले बुलाते हैं, तेजस्वी यादव जाते ही नहीं है, और नहीं जाने के लिए हाई कोर्ट में अर्जी लगाते हैं कि उनके सम्मन को रद्द कर दिया जाए। अन्य अन्य प्रकार से सभी कर रहे हैं, काहे दुष्प्रयोग कर रहे हैं, ईडी का काहे दुष्प्रयोग कर रहे हैं, सीबीआई का, इन जांच एजेंसियों का आखिर दुष्प्रयोग और दुरुपयोग और अच्छा प्रयोग क्या है? जांच हो जाने दो। यदि आप निर्दोष साबित हो जाते हैं तो ये आपके लिए अच्छी बात होगी, जांच एजेंसियों के मुंह पर काली लगेगी। आप सहयोग कीजिए, आप बोलिए मनीष सिसोदिया जी, आपसे जो पूछा जाता है जवाब दीजिए। राबड़ी देवी जी, आप बोलिएगा तब रिजल्ट आएगा। ये परीक्षा है आपकी। तब सोच रहे थे कि कुछ होगा ही नहीं, दरअसल किसी ने समझा ही नहीं था, कम से कम लालू प्रसाद यादव जी ने तो समझा ही नहीं था। इन्होंने सोचा था करोड़ों करोड़ों कमा लो, आखिर कौन आएगा पकड़ने? वह भी तो हमारे जैसा ही कोई नेता होगा ना, वो कहां से आएंगे दूध के धुले, उनको दे दिया जाएगा, सभी मुंह बंद हो जाएगा सबका। लेकिन ऐसा होता नहीं। ऐसा होता तो माननीय देवेगौड़ा जी, जो भारत के प्रधानमंत्री तत्कालीन थे, जिन्होंने पहली बार लालू प्रसाद यादव को के ऊपर जांच के लिए आदेश दिया और सीबीआई के दफ्तर में भेजा और जांच करवाया, उन पर ये लालू प्रसाद यादव खफा भी हुए थे कि मैं किंग मेकर था और आपको किंग बनाया, लेकिन फिर भी मुझे आपने ये मेरे ऊपर जांच। कभी कभी ऐसा हो जाता है, देवेगौड़ा जैसा ईमानदार व्यक्ति, उन्होंने डांटा था लालू प्रसाद यादव जी को कि यह कोई आपकी पार्टी नहीं है, मुझे देश चलाना है। आप अपनी पार्टी को जैसे भैंसों की तरह हाँक देते हैं, वैसे प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। होश फाकते हो गए थे, तब तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, कोई नहीं थी। तो इस तरह से गलत चीज है तो गलत उसका परिणाम आएगा ही। जांच से भागते हैं क्यों? तो जाहिर है कि दोष या निर्दोष साबित करने की पहली सीढ़ी जांच है। उसके बाद ही अदालत उस जांच को कानून के तराजू पर तोलकर अपना फैसला सुनाएंगे। विपक्ष के नेताओं की जिद है कि बिना जांच किए ही हमें निर्दोष साबित कर दो, घोषित कर दो, बिना जांच किए ही। तो एक सरकार ऐसा कर देगी, दूसरी सरकार आएगी तो जांच करवा देगी कि नहीं, इसमें तुम्हारी जांच होगी। राजनीतिक लोगों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप के इतने बड़े पैमाने पर जांच इससे पहले कभी नहीं हुई। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि राजनीतिक दलों में एक अघोषित समझौता था, कंप्रोमाइज था। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि एक दूसरे के भ्रष्टाचार की अनदेखी करेंगे। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इस समझौते को मानने से ही इनकार कर दिया। बस ये दुश्मन प्रधानमंत्री हो गए उसी दिन से। बोले मैं उसी को तो दूर करने आया हूं, उस भ्रष्टाचार को ही तो हटाने आया हूं। भ्रष्टाचार मुक्त भारत अर्थात कांग्रेस मुक्त भारत। मोदी जी ने सार्वजनिक रूप से घोषणा किया, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तब लोगों को लगा कि यह एक चुनावी भाषण है, बाद में सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये थोड़ा भी अपनी जो उनका स्टैंडर्ड था, जो उनका पैमाना था, उससे एक पायदान भी नीचे नहीं उतरे। नतीजा हुआ कि प्रथम 5 वर्ष शासन के बहुत अच्छा से गुजरा और बहुत सारे भ्रष्टाचारियों की नकेल कसी गई। परिणामतः अगले 5 वर्ष के लिए भी ये और अधिक समर्थन से केंद्र में सरकार बना लिए। तो अब जांच तो होनी ही है, होनी है।
भ्रष्टाचारियों के पीछे तो सीबीआई ईडी लगानी है और जांच एजेंसी भी वही है और जांच भी उनसे ही करानी है। तब यह कहने का क्या तुक रह जाता है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है या सदुपयोग हो रहा है? बिना जांच की अदालत कुछ करेगी क्या? एकजुट हुआ विपक्ष, भ्रष्ट विपक्ष जांच से बचने के लिए ये दो नारे लगा रहे हैं। पहला तो यह कि ये मोदी सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और दूसरा यह कि यह केवल विपक्ष के नेताओं के विरुद्ध ही क्यों जांच बैठाई जा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वो भ्रष्टाचार नहीं किया? इसका उत्तर यह है कि पहला जो विपक्ष का यह कहना है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग है, तो यह दुरुपयोग है या सदुपयोग है, यह जानकारी तो तब मिलेगी सबको जब उनका परिणाम जांच रिपोर्ट आ जाए और वो अदालत में ये सबूत पेश किए जाए। जब सही सही प्रमाणिक सबूत होगा तभी तो किसी को सजा मिल पाएगी। दूसरी बात है कि हम पर जांच हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी पर जांच क्यों नहीं होती है? उनको क्यों नहीं जांच में शामिल किया जा रहा है? उनके भ्रष्टाचार को क्यों अनदेखी की जा रही है? तो भैया सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध यदि ईडी और सीबीआई को लगाया है जांच करवाने के लिए और जांच चल रही है तो यह जांच कोई सत्यनारायण भगवान का प्रसाद तो नहीं है ना कि सबको मिलना ही चाहिए और वहां से लेके वहां तक जितने बैठे हुए घर के बाहर तक सबको बराबर बराबर बटे। ऐसा क्यों सोचते हैं? कई प्रांतों में, कई राज्यों में गैर भाजपाई सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, वे लोग अपने यहाँ भाजपाई नेताओं के विरुद्ध जांच करवाए ना, वहां भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके उनके राज्य की पुलिस है वहां मुकदमा करें, दर्ज करें, मामला धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। क्या दिक्कत है? विपक्ष की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि अपना दाग तो छुपा नहीं सकते, दागी तो वे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई दाग लगा नहीं सकते, बेदाग हैं। तब तो यह है कि विपक्ष के नेता अपने करुण विलाप करते दिल्ली से लेकर लंदन तक हाय हाय करने के कर्म में यह भी भूल जाते हैं कि वो देश के विरुद्ध कुछ द्रोह का कार्य जैसा उनके द्वारा जानबूझकर या अनजाने में होता जा रहा है, जिसे पूरे देश अच्छा नहीं समझती। भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है जनता के अधिकारों का, जनता की सुविधाओं का, जिन पैसों से जनता की सहूलियतें मिलनी चाहिए थी, जिन पैसों से सुदूर गांवों तक हॉस्पिटल, स्कूल इत्यादि खुलने थे, सड़कें बनने थे, उन पैसों को महज 2-3 पार्टियां, उनके प्रमुख अपने हड़पने में, अपने बाल बच्चों के पालने पोसने, उनके कैरियर बनाने में गड़क लिए। इसलिए आज भ्रष्टाचार की जांच से वे घबरा रहे हैं, न ईडी के पास पहुंचते हैं, न सीबीआई के पास, 3-3 सम्मन के बाद भी नहीं पहुंचते हैं। तो क्या समझा जाए? आशा है आप सतर्क हुए होंगे, इन बातों ने आपकी भी आंखें खोली होंगी कि वास्तव में भ्रष्ट नेता किस प्रकार से एक अच्छी भली सरकार के विरुद्ध अनावश्यक धरना प्रदर्शन की जुगाड़ में लगी हुई है। आपको ये अच्छा लगा कंटेंट तो अवश्य इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल दबा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।